हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बिजनेस स्टडीज चैप्टर स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। अगर बेटे आप में से किसी बच्चे ने स्टाफिंग की प्रीवियस 2 क्लासेस अभी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंटरनल सोर्सेज की। एक बार थोड़ा सा रिव्यू आपको देता हूँ बेटे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई पोस्ट वैकेंट है, कोई पोस्ट हमारे यहाँ पर खाली है, हम उसे फिल करना चाहते हैं, किसी इंप्लॉय को यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स, मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हम बाहर का कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करते, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके प्रमोट करके इस पोजीशन को फिल कर देते हैं। और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम किसी बाहर के पर्सन को, जो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, करेक्ट, उस पर्सन को हम यहाँ पर अपॉइंट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इतने सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, कौन सा सोर्स किस टाइप के एम्प्लॉय के लिए अच्छा रहेगा, ये बहुत ही अच्छे से समझना है। इसी पर यहाँ पर इन पॉइंट्स पर आपको पेपर में केस स्टडीज मिल सकती हैं। करेक्ट, यहाँ पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इनमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है जो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ टोटल मिलाकर 10 सोर्सेज हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहला आता है एक्सटर्नल सोर्स में, जिसका नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? ये होता है सबसे पहली बात अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। अनस्किल्ड मतलब जिनके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सीनियर पोस्ट नहीं है, जूनियर छोटे छोटे कामों के लिए। जैसे कि सपोज करिए आप अपने यहाँ पर कोई अनस्किल्ड कैजुअल लेबर बुलाना चाहते हैं कोई काम करवाने के लिए। जैसे कि सपोज करिए आपके यहाँ पर आज आपको पता है कि ट्रक आने वाले हैं, रॉ मटेरियल आने वाला है और आपको रॉ मटेरियल की अनलोडिंग करानी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके लिए क्या करा जाता है? अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। कंपनी या फैक्ट्री के बाहर हम फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जॉब के बारे में लिख देते हैं, एक डेट और टाइम बताते हैं। उस डेट और टाइम पर लोग कंपनी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, हम ऑन द स्पॉट उन लोगों को वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। नो इंटरव्यू, नो रिटन एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। सिंपल, आप आइए, अगर आपका काम हमें ठीक लगा तो हम आपको हैंड टू हैंड रख लेंगे। ये बेटे किसके लिए सूटेबल होता है? अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए। अब आप सोचिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि किसी हायर पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कोई मैनेजर चाहिए तो जी मैनेजर बाहर इकट्ठे हो गए, आप उनमें से किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं बेटे, ये होता है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए। तो ये होता है हमारा पहला सोर्स। दूसरा सोर्स होता है कैजुअल कॉलर्स। ये वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में इंटरव्यू तो शायद वो कभी देने आए हों लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बेचारे वापस लौट गए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें पता है कि कंपनी में वैकेंसी नहीं भी है, वो ऐसे ही कंपनी को कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं और पूछते हैं कंपनी से कि जी आपके पास कोई जॉब तो नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? ऐसे लोगों का भी डेटाबेस अपने पास बना लेती है। तो देखिए, मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड का मतलब नॉट सेलेक्टेड, जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट नहीं करे उनका एक डेटाबेस बना लेते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उस डेटाबेस में से कुछ लोगों को कॉल करके पता कर लेते हैं क्या उन्हें अब भी जॉब की ज़रूरत है या नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल मुझे अपने यहाँ पर 2 लोग चाहिए थे, 2 मैनेजर चाहिए थे, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए आए 100, 2 मैंने रख लिए, 98 मैंने रिजेक्ट कर दिए।
तो बेटे वो 98 भी थे तो मैनेजर बनने लायक ही ना। तो अब अगर सपोज करो मुझे दोबारा से मैनेजर की ज़रूरत हो तो उन 98 को मैं अप्रोच कर सकता हूँ ना। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। करेक्ट। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। ये सबसे आसान होता है और ये तब यूज़ करना चाहिए जब हमें वाइड वैरायटी चाहिए हो, मतलब काफ़ी सारे लोग चाहिए हो हमें, क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है। न्यूज़पेपर में एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट भी 6,000, 7,000, 10,000 के अराउंड की होती है, एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट भी। तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स इफ जनरली यूज व्हेन वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। और ये तभी यूज करना चाहिए जब हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो। ऐसा ना हो पता चले आपको एक अकाउंटेंट चाहिए और आप एडवर्टीजमेंट निकाल दें, इंटरव्यू देने आ गए आपके पास 2,000 लोग। अब सोचो एक बंदे को जॉब पे रखना है, 2,000 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो बैठ के, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली भी है। तो तभी यूज़ करो जब आपको वाइड वैरायटी चाहिए हो। अगला आता है हमारा फोर्स, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। सबसे पहली बात, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये होती है एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली आपकी सिटी में जो कोर्ट होती है, जिसे हम कचहरी या कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक ऑफिस बना हुआ होता है। करेक्ट, एक ऑफिस होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है। अब इस ऑफिस में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो यहाँ पर अपना जो डिटेल्स वगैरह है वो इस ऑफिस में दे देते हैं। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जॉब देने वाले होते हैं, वो यहाँ से उनका डेटाबेस ले लेते हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो अचानक से क्रिएट हो जाती हैं, अनस्किल्ड या स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स जो होती हैं, जैसे आप सपोज करिए कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लर्क है, एक क्लर्क, और उनकी किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, तो बेटे केवल एक क्लर्क चाहिए। तो अब एक क्लर्क के लिए क्या करें? तो गवर्नमेंट अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज करती है और वहां से क्या ले लेती है, किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन को हायर कर लेती है। कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट जब जॉब निकलती हैं तो उनका कंपलसरी नोटिफिकेशन आपको देना होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। करेक्ट। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जो आपको करनी होती है। तो बेटे कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, जब भी वो क्रिएट होंगी तो सबसे पहले आपको किसको बताना होगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए जी आगे आते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं जिनके पास बहुत सारा डेटाबेस होता है पूरी कंट्री का, और आजकल के टाइम में अगर मैं बात करूं तो बल्कि इनके पास पूरा ग्लोबल लेवल का डेटा होता है। और ये लोग काम करते हैं जो बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसी फिल करने का। यानी कि कंपनी खुद नहीं ढूंढ रही, कंपनी ने एक एजेंसी को अपॉइंट कर लिया कि आप हमें एक अच्छा सा इस तरीके का एक हमें चाहिए एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनी लॉन्च हुई जियो, तो आपको क्या लगता है कि जियो ने अपनी कंपनी को संभालने के लिए लोगों को कहाँ से लिया होगा? उन्होंने ढूंढी होंगी मैनेजमेंट एजेंसीज और उनको बताया होगा कि हमें इस तरह के लोग चाहिए अपने यहाँ जो हमारी पूरी कंपनी को संभाल सकें। तो देखिए, इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज and professional bodies appear to be doing substantive work. करेक्ट। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड कराते हैं। और बेसिकली ये जो है टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जॉब में डील करते हैं। जैसे कि आपको जनरल मैनेजर चाहिए, आपको डिविजनल हेड चाहिए, ठीक, आपको ब्रांच मैनेजर चाहिए। तो प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सोनल डिमांड। बेटे कुछ बच्चों को अगर ना पता हो
तो बता देता हूं, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, उनकी डिमांड और सप्लाई को मैच करने का काम करते हैं। और साथ ही ये अपनी कंसल्टेंसी भी देते हैं, सलाह भी देते हैं कि जी आपको ऐसा एम्प्लॉय रखना चाहिए, ये आपके काम आ सकता है, इसकी प्रोफाइल आपके लिए अच्छी है। तो देखिए, दीज एजेंसीज कंपाइल बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। और ये क्लाइंट्स कौन होंगे? ये क्लाइंट्स होंगी कंपनियां, ये कंपनीज होंगी इनकी क्लाइंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, जैसे इंजीनियर चाहिए हमें अपने यहाँ पर, कोई चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए हमें अपने यहाँ पर, कोई मैनेजर चाहिए, डेप्यूटी मैनेजर चाहिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम ये लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। बेटे इसके लिए एक एग्जाम्पल याद रखना, 3 इडियट्स हैं सर, 3 इडियट्स। हाँ बेटा याद है 3 इडियट, माई होप ऐसी मूवी है जो सभी ने देखी होगी। 3 इडियट का एक सीन है जो बहुत फेमस है, आपकी मीम्स पे भी बहुत फेमस है, जिसमें शर्मन जोशी जो उसमें इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई सैलरी कितनी लोगे। तो बेटे जो वही वाला सीन है वो कैंपस रिक्रूटमेंट है। ठीक, और वायरस ने कहा होता है कि अगर इनका कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाए तो मेरी मूछें साफ कर देना। करेक्ट, तो कुछ वही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में जो आपके कॉलेजेस होते हैं वो टाई अप करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही आती हैं और उन्हें रिक्रूट कर लेती हैं। तो देखिए, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब। इन फ्यूचर आप लोग जब BBA, MBA, CA वगैरह करेंगे तो आप इसे फेस करेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट को। कंपनी आएंगी और आपको आपकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही, आपके लास्ट सेमेस्टर से पहले ही आपको हायर कर लेंगी आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक, बेसिकली इससे आपको एक बात समझनी है कि इससे आपको हमेशा फ्रेश एम्प्लॉयज मिलते हैं, फ्रेशर्स मिलते हैं। वो तो बेचारे अभी स्टूडेंट हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो फ्रेश एम्प्लॉयज होते हैं, आप उन्हें अपने हिसाब से काम सिखा सकते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लाइसन। बेटा ये NCERT का ही वर्ड है, और लाइसन का मतलब होता है रिलेशन। ठीक, लाइसन का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन मेंटेन करके रखती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, वोकेशनल स्कूल्स के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर द वेरियस जॉब्स। यानी कि कॉलेज और कंपनी दोनों का टाई अप। आगे चलते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। ये सबसे आसान होता है, ठीक है, वेरी चीप होता है, मतलब पैसे बहुत कम खर्च होते हैं। ठीक है, ट्रस्टी होता है, थोड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है ये। आप क्या कह रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहे हो कि भाई हमारे लिए एक एम्प्लॉय ढूंढ के लाओ। जैसे कि एक अकाउंटेंट आपको चाहिए, तो आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कह रहे हो तो यार एक अकाउंटेंट चाहिए, जरा कहीं से अकाउंटेंट का इंतजाम करो। तो इस तरीके का जो सोर्स है उसे हम बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हो सकता है किसी के चाचा का बेटा हो, किसी का अपना भाई हो, किसी का अपनी बहन हो, कोई ऐसा पर्सन आपको वो दे दे। इसका फ़ायदा ये है कि जो एम्प्लॉय हमारे पास आता है हम उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसे लाने वाला हमारा पुराना एम्प्लॉय है, और पुराना एम्प्लॉय जो हमारे पास लेकर आया अगर वो अच्छा है तो वो अपने पास लेकर भी कैसा एम्प्लॉय आएगा, अच्छा एम्प्लॉय लाएगा। अगले होते हैं बेटे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं जो लोग आपको नहीं बताएंगे। ये जो है, ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसे आप ऐसे मान लीजिए जैसे हम अपनी जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई ठेकेदार, एक वर्ड होता है ठेकेदार, ठीक, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे बिहाफ पर कोई काम कर रहा होता है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करते हैं, ये हमें लेबर प्रोवाइड कराते हैं, ये हमें अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, लेबर मजदूर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, शॉर्ट नोटिस पर, जैसे ही हम इसे कहेंगे ये प्रोवाइड करा देगा हमें। तो अब ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके लेबर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं, ये लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है
ये खुद ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है। यानी कि हमने एक ऐसा एम्प्लॉय रख रखा है जिसकी मार्केट में लेबर के साथ बड़ी अच्छी सेटिंग है, उसे बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत लोगों को जानता है, और जैसे ही हम उसे कहते हैं वो बाहर से हमें लेबर लाके दे देता है। इसे हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसकी केस स्टडी भी आई हुई है बोर्ड एग्जाम में। जब हम केस स्टडीज पे आएंगे तो मैं इसकी केस स्टडी भी कराऊंगा, तब आपको याद भी दिलवाऊंगा कि हमने बात करी थी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। बेटे ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें तब आप करते हैं ये काम जब आपको बहुत वाइड वैरायटी में लोगों की एप्लीकेशंस चाहिए हो, बहुत सारे लोगों को आप रखना चाहते हो, या चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर इंटरव्यूज़ देने के लिए आएँ, तो आप ऐड दे रहे हैं टेलीविज़न पर। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोकल टीवीज़ होते हैं, जो हमारे लोकल चैनल्स होते हैं, जैसे ये टीवी की स्क्रीन है, तो टीवी की स्क्रीन के नीचे एक स्ट्रिप चलती रहती है कि हमें रिक्वायरमेंट है, तो इस तरीके की एडवर्टाइजिंग आप टेलीविज़न में दे सकते हैं। अगला आता है वेब पब्लिशिंग। बेटे वेबसाइट्स पे पब्लिश करना अपना डेटा, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करना। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स भी आपको पता है, कुछ नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो अगर जॉब करना चाहते हो इन फ्यूचर में तो इन नामों को याद रख लो। naukri.com, shine.com, ठीक, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं, indiatimes.com, ऐसी बहुत सारी होती है, ठीक, जहां पर आप क्या करते हो, जैसे मैं कंपनी हूं, मुझे अपने यहाँ पर कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं इन वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे देता हूं और वहां पर लोग आकर मेरी प्रोफाइल वगैरह देखकर मेरी कंपनी में अप्लाई करते हैं। ठीक, अब ये हमारे खत्म हो गए सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, एक बार फटाफट से इनका रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले थे हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद था हमारा कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, प्लेसमेंट एजेंसी जो हमारी हाईली ट्रेंड लोगों को हमारे पास लेकर आती है, उसके बाद आपका कैंपस रिक्रूटमेंट 3 इडियट वाला, उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमारे चाचा मामा बुआ कोई हम किसी को ले आए या कोई हमें ले जाए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये हमारा ही कोई पर्सन होता है जो हमें बाहर से लेबर ला कर देता है, और टीवी पर ऐड देना, वेबसाइट्स पर पब्लिश करना, और बेटे कभी कभी हम अपनी खुद की वेबसाइट पर भी पब्लिश कर सकते हैं। अब इसकी मेरिट क्या है बेटे? सबसे पहली मेरिट एक्सटर्नल, हम बाहर के लोग बुला रहे हैं तो हमारे पास क्वालिफाइड लोग आते हैं। ठीक, क्वालिफाइड लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी चॉइस होती है, ये इसकी दूसरी मेरिट है। हमारे पास फ्रेश टैलेंट आ पाता है। भाई देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं तो हमारे पास थोड़ा फ्रेश टैलेंट आता है, नए लोग आते हैं हमारे पास काम करने के लिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जो पुराने इंप्लॉयज होते हैं उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अरे ये तो बाहर के लोग बुला लिए इन्होंने, तो पुराने और नए लोगों के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, तो पुराने लोग भी काम करने लगते हैं। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं, इसकी बुराइयां क्या है। एक्सटर्नल सोर्स से लोगों को बुलाने की बुराइयां, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। मान लो कोई पोस्ट क्रिएट हुई, नीचे वाला सोचकर बैठा था कि मेरी प्रमोशन होगी, मैं ऊपर जाऊंगा, और हमने इसकी प्रमोशन कैंसिल कर दी, हमने यहां पर बाहर से एक नया बंदा लाके बिठा दिया, तो जो भाई पुराना वाला है वो तो नाराज हो जाएगा, कहेगा अच्छा मैं तो इतने साल से वेट कर रहा था कि मेरी प्रमोशन होगी और तुमने किसी बाहर के बंदे को लाके बिठा दिया, ये तो नाइंसाफी है। तो डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है। लेंदी प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, पहले एडवर्टीजमेंट दो, कोई सा भी प्रोसेस है सब लेंदी है, ऐड दो, कैंपस रिक्रूटमेंट करो, फिर उन्हें लेकर आओ, फिर उन्हें काम सिखाओ, बहुत सारा काम है, कॉस्टली प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, पैसा बहुत खर्च होने वाला है, करेक्ट, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं आपके, ठीक, कम पैसों में काम नहीं चलता। तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लासेस क्लियर हुई होंगी। आज हमने पढ़ा एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करने के तरीके, देयर आर 10 मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर हमने पढ़े कि एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आपको यहाँ तक की क्लासेस अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजुअली हम डेली बेसिस पर ही वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और हमारी बेटे सबसे बड़ी खासियत ये है
कि हम बस एक लेक्चर में एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, कि ज़्यादा टॉपिक नहीं, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं और बहुत छोटी छोटी क्लासेस भी नहीं, एक क्लास एक टॉपिक, धीरे धीरे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी आपके सिलेबस में आना है, चाहे आपके सिलेबस में केस स्टडीज आनी है, चाहे आपके सिलेबस में एमसीक्यूज आने हैं, जो भी एज पर दी सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट वरी, आप आराम से बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाना चाहें इसके नोट्स बनाते रहिए अपने पास, ठीक। बार बार इन क्लासेस को देखिए, आपको सारी चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। डिटेल्ड नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो डिटेल्ड नोट्स जो हमारी क्लासेस हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप ले सकते हैं। जो चैप्टर की पहली क्लास होती है, पहली क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप गूगल ड्राइव के लिंक से वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं उस पूरे के पूरे चैप्टर के, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई आपकी स्पेशल क्वेरी है तो आप मेरी ईमेल आईडी अपने पास नोट कर सकते हैं और आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपकी क्लास ठीक रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस